So now we are going to start with Unit 8, that is Academic Writing 1 for course code 6469. So basically this unit is all about academic writing. Rather, the last two units are all about academic writing and different types of things that are done during the academia or academic career of learners and teachers. So first of all, obviously we will have a look at why people learn English and what types of writings are there. So basic aim for learning English language, or for that matter any language, is to become fluent in communication in general and in written communication in particular. मेन फोकस पर्टिकुलर पे क्यों है? क्योंकि मेजॉरिटी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अगर स्पीकिंग में नहीं यूज़ होती, यानी हम उर्दू यूज़ करते हैं या इंडिया में अगर हिंदी यूज़ कर रहे हैं या बांग्लादेश में बंगाली यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी जो रिटन कम्युनिकेशन होती है उसका जो मेजर पोर्शन है, रादर यू कैन से कि 90% जो है हमारी रिटन कम्युनिकेशन का बिजनेसेस में, ऑफिसेज में, गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन में, दैट इज़ बेसिकली डन इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो फ्लुएंट स्पोकन फ्लुएंसी से भी ज़्यादा जो हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं, दैट इज़ टू बिकम गुड इन रिटन कम्युनिकेशन. सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सी हैं? लेटर्स, मेमोज, जॉब एप्लीकेशंस, सीवी राइटिंग. सो ये वो टाइप्स ऑफ राइटिंग हैं जिनकी हमें रियल लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल सेटिंग्स. सो हम लेटर्स लिखते हैं, मेमोज लिखते हैं, जॉब एप्लीकेशंस लिखते हैं, सीवीज लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं. बाकी जो टाइप्स हैं वो बेसिकली यूनिट 9 में इंक्लूडेड हैं. तो इस यूनिट में जो टाइप्स इंक्लूडेड हैं दे आर मेंशन्ड हियर. सो द फर्स्ट टाइप इज़ मेमोरेंडम, दैट इज़ मेमो, जिसको शॉर्ट में हम मेमो कहते हैं. मेमोरेंडम जो है दैट इज़ बेसिकली अ नोट और डॉक्यूमेंट यूज फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये वो डॉक्यूमेंट है या नोट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को भेजते हैं. ये एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी नहीं भेजा जाता. मीनिंग के लेट्स सपोज के अगर आप देयर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो है वो किसी दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से कम्युनिकेट करना चाहती है, तो वो उसे मेमो नहीं भेजेगी. उस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंदर अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेट करना चाहता है तो दे विल सेंड अ मेमो. अगर जो जनरल मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट करना चाहता है, वो मेमो भेजेगा. उसके सबॉर्डिनेट्स अगर उससे क्विक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, दे विल सेंड अ मेमो. सो मेमोरेंडम की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि ये एक ऐसा नोट या डॉक्यूमेंट है जो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है. इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. पर्पस क्या होता है इसका, यानी लिखा क्यों जाता है? इवेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, ऑब्जर्वेशंस, रिक्वेस्ट, अनाउंसमेंट, पॉलिसीज़ एंड मीटिंग मिनट्स. ये वो पर्पसेस हैं जिनके लिए हम मेमो को यूज़ करते हैं. यानी कोई इवेंट रिकॉर्ड करना हो कि आज इतने बजे मीटिंग शुरू हुई और इतने बजे ख़त्म हो गई. आज जो है वो लेट्स सपोज के कोई इवेंट था, लाइक लेट्स सपोज प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन थी और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन थी और एनीथिंग एल्स, कोई ऑब्जर्वेशंस थी जो किसी सीनियर ने अपने जूनियर्स को भेजनी हूँ, रिक्वेस्ट हूँ लाइक फॉर हाफ डे और फॉर लाइक वर्क फ्रॉम होम और एनी सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट. इसी तरह से कोई अनाउंसमेंट करनी हो कंपनी ने, टाइमिंग से रिलेटेड, किसी और चीज़ से रिलेटेड, कोई पॉलिसीज़ या मीटिंग मिनट्स अनाउंस करने हों, दे कैन यूज़ मेमो फॉर दैट. अब मेमोज से हेल्प किस चीज़ में मिलती है? एक तो ये है कि सारे डिसीजंस का रिकॉर्ड रह जाता है, बिकॉज जब मेमोज भेजे जाते हैं तो वो किसी ना किसी फाइल में भी लगाए जाते हैं. भेजने वाला भी लगाता है, रिसीव करने वाला भी लगाता है. तो डिसीजंस क्या थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, कंसर्न्स क्या क्या रेस किए गए, उन सब का एक रिकॉर्ड आ जाता है. तो ना सिर्फ ये कि इंटीमेट करना दूसरों को, बल्कि रिकॉर्ड रखना भी मेमो का एक पर्पज़ होता है. अब मेमो के जो पार्ट्स हैं उसमें सबसे पहला एक, देयर आर टू मेन सेक्शंस, वन इज़ हेडिंग एंड द अदर इज़ बॉडी. अब जो हेडिंग है उसमें सबसे पहले आप लिखते हैं टू, ऑब्वियसली कि किसको भेजी जा रही है, देन फ्रॉम यानी कौन भेज रहा है, देन डेट एंड देन सब्जेक्ट यानी मेमो है किसके बारे में. लाइक मिनट्स ऑफ द मीटिंग हेल्ड ऑन, आगे डेट लिखते हैं.
request for a meeting on this agenda. तो इस तरह का कोई भी आप उसको सब्जेक्ट दे सकते हैं. सो दीज पार्ट्स आर बेसिकली द हेडिंग, टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट. देन कम टू में जो है आपने नेम ऑफ रिसिपिएंट या रिसिपिएंट्स इंक्लूड करना होता है. एक हो तो एक नाम होगा, ऑब्वियसली मल्टीपल रिसिपिएंट्स होंगे तो मल्टीपल नेम्स हो जाएंगे. अब डिपेंड्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, उस हिसाब से आप या तो टाइटल्स लिखेंगे या टाइटल्स ओमिट कर देंगे. जैसे जनरल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और मिस्टर मिस, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है पॉलिसी टाइटल्स डालने की तो डाल देंगे, नहीं है पॉलिसी टाइटल डालने की तो नहीं डालेंगे. अब फॉर्मल मेमो है तो आप फुल नेम यूज़ करेंगे. जॉब टाइटल डिपार्टमेंट में बी एडेड इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत हो तो. अदरवाइज़ ऑब्वियसली चूँकि इंटरनल मेमो है तो सबको एक दूसरे का पता ही होता है, तो समटाइम्स ये चीज़ें स्किप भी कर दी जाती हैं. देन फ्रॉम, राइटर्स नेम विदाउट कर्टसी टाइटल, अपना नाम लिखेंगे सिर्फ. जॉब टाइटल डिपार्टमेंट में बी एडेड इफ़ रिसिपिएंट में नॉट नो द राइटर, जानता है तो डिपार्टमेंट डालने की ज़रूरत नहीं है. मेमोज और ऑफिशियल इवन इफ़ अनसाइंड, आप साइन ना भी करें तो वो ऑफिशियल ही होते हैं. Full name of month to avoid confusion, like April 2nd, 2017. Then subject should be concise and accurate. Concise भी हो और accurate भी हो, बहुत लंबा भी ना हो, उसमें किसी किस्म की कोई wrong information भी ना हो, misleading कोई statement भी ना हो, and obviously to the point भी हो. क्योंकि अब यूजली सब्जेक्ट की बेस पे ही उसकी फाइलिंग होती है, यानी किस सेक्शन में लगाया जाएगा. यूजली हर चीज़ के लिए अलग अलग फाइल्स होती हैं, तो सब्जेक्ट की बेस पे ही डिसाइड किया जाता है कि कौन सा मेमो किस फाइल में लगना चाहिए. देन प्रेपरेशन कैसे करते हैं आप मेमो की? सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप डिसाइड करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव कि क्यों लिख रहे हैं. देन ऑडियंस को कंसिडर करेंगे कि किसको लिख रहे हैं. देन स्टेट ऑब्जेक्टिव इन वन सेंटेंस इफ़ पॉसिबल, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको एक सेंटेंस में लिखें, कोशिश करें कि एक ही सेंटेंस में आ जाए, बिकॉज मेमोज आर सपोज टू बी वेरी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमो आ जाएगी. इंफॉर्मेशन में भी अरेंज्ड क्रोनोलॉजिकली और बाय इम्पॉर्टेंस, यानी आप डेट के हिसाब से या टाइम के सीक्वेंस के हिसाब से भी उसको अरेंज कर सकते हैं, और अगर इम्पॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज करना चाहें तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. अब जो स्टाइल है मेमो का, ब्रीफ होता है, क्लियर होता है, कंसाइज होता है. टोन जो है या तो न्यूट्रल होती है या पॉजिटिव होती है. नेगेटिव टोन में यूजुअली मेमोज नहीं लिखे जाते. जार्गन्स जो हैं या ओवरली फॉर्मल या रूड लैंग्वेज को हम अवॉइड करते हैं. जार्गन बेसिकली वो लैंग्वेज होती है जो किसी भी प्रोफेशन से स्पेसिफिक हो और बाहर के लोगों को वो यूजुअली समझ नहीं आती, तो मेमोज में हम इसको यूजुअली अवॉइड करते हैं, क्योंकि बाद में अगर कोई और भी पढ़े तो उसको समझ आना चाहिए. इट्स एन ऑफिशियल रिकॉर्ड. There is a sample memo like to all teaching staff from principal's office, date 25th February 2017, subject self-assessment form. University circular requires submission of forms by 31st March. Then there is another memo. It is a bit longer क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, सॉरी जो पर्सन है वो रिज़ाइन कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है उसमें उसने अपने रेजिग्नेशन की वजह भी लिखनी है, तो इस वजह से इट्स अ बिट longer. You can have a look at it. Then come letters. अब जो letters हैं वो उनको हम फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो यूजुअली ऑब्वियसली किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी ना किसी प्रोफेशनल या बिजनेस पर्पस के लिए लिखे जाते हैं. यूजुअली जो उनके पर्पसेस होते हैं वो होते हैं इंक्वायरी, यानी कुछ पूछना हो आपने, कोई कंप्लेन करनी हो, यू वांट टू ऑर्डर सम आइटम, या आप उसको रिटर्न करना चाह रहे हैं. जॉब एप्लीकेशन भी एक तरह का लेटर होती है, बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब as in the form of a letter. So job application is also a formal letter. Then informal letter obviously personal communication है, जो आप किसी भी अपने relative, friend, जानने वाले के साथ किसी भी issue के लिए
कर सकते हैं. So basically there are two types of letters, formal and informal. Informal letters you can write inquiry, complaint, order, job applications, and informal letters are basically personal communication. अब लेटर राइटिंग में जो इनफॉर्मल लेटर है वो तो आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं. जो फॉर्मल लेटर्स हैं उनके लिए हम दो फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं, ब्लॉक लेटर फॉर्मेट एंड देन सेमी ब्लॉक लेटर फॉर्मेट. दो ही फॉर्मेट यूज़ होते हैं, या तो आप ब्लॉक लेटर फॉर्मेट यूज़ करेंगे या फिर आप सेमी ब्लॉक लेटर फॉर्मेट यूज़ करेंगे. ब्लॉक लेटर फॉर्मेट में सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं लेटर के वो लेफ़्ट अलाइंड होते हैं. सेमी ब्लॉक में जो एड्रेस होता है वो जो है वो राइट साइड पे अलाइन होता है और जो बाकी सारी टेक्स्ट होती है वो लेफ़्ट साइड पे अलाइंड होती है. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. देन प्रोफेशनल और सिंपल फॉर्मेट है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली ब्लॉक लेटर फॉर्मेट ही यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. ब्लॉक लेटर के पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले ऑब्वियसली लेटर हेड होगा, फिर उसके नीचे डेट होगी, इनसाइड एड्रेस होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड देन एट द एंड वी विल हैव सिग्नेचर. और ये सारे के सारे क्या हैं? ये कंपल्सरी पार्ट्स हैं ब्लॉक लेटर के, यानी लेटर हेड, डेट, इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी, कम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर. अब सैल्यूटेशन आप किस तरह की कर सकते हैं? लाइक डियर सर, डियर मैडम, डियर मिस्टर बिलाल, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, डिपेंड्स किसको लिख रहे हैं और किस पर्पज़ के लिए लिख रहे हैं. देन कम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है? लाइक योर्स ट्रूली, योर्स सिंसेरली या सिंसेरली, योर्स ओबीडियंटली और योर्स फेथफुली. हम योर्स ओबीडियंटली तो सारी बात है आप अपने डायरेक्ट बॉस को लिखते हैं जो आपका बॉस हो, और योर्स फेथफुली आप उस सूरत में लिखते हैं जब आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको आप पर्सनली ना जानते हों. जैसे अगर आप लेटर ऑफ कंप्लेंट लिख रहे हैं, लेट सपोज आपके एरिया की जो वाटर सप्लाई ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको वाटर सप्लाई सही नहीं दे रही, तो ज़ाहिर है जिसको आप लिख रहे हैं उसको आप पर्सनली नहीं जानते, तो आप उसको जब एंड पे साइन करेंगे तो यू विल से योर्स फेथफुली. लेकिन जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी ऐसे पर्सन को लिख रहे हैं जिसको आप पर्सनली जानते हैं, उसका नाम आपको पता है, देन यू विल राइट योर्स सिंसेरली. अब मेमो और लेटर में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो ये है कि मेमो हमेशा इंटरनल होते हैं, लेटर एक्सटर्नल होते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लिखे जाते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लिखे जाते, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लिखे जाते हैं. मेमो शॉर्ट और डायरेक्ट होते हैं, लेटर्स लॉन्गर भी होते हैं और फॉर्मल भी होते हैं. Now this is an example of a letter. First of all, there is address like Muhammad Imran, ट्रीट इंडस्ट्रीज, सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी. सो पर्सन का नेम है, उसके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और फिर उसका एड्रेस है. देन डेट, देन जिसको वो लिख रहा है उसका नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम और एड्रेस है. फिर जो सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूसिंग आवर न्यू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. फिर डियर सर, फिर उसका जो यानी सैल्यूटेशन है. फिर स्टार्टिंग है, आई एम हैप्पी टू इंट्रोड्यूस आवर न्यू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है तो उसमें हमारा जो मेन पॉइंट होता है हम डायरेक्टली उसी से ही शुरू करते हैं. देन वी हैव अ कम्प्लीमेंट्री क्लोज लाइक सिंसेरली, देन सिग्नेचर है मोहम्मद इमरान एंड दैट्स इट. देन टाइप्स ऑफ लेटर्स जो हैं, लेटर ऑफ इंक्वायरी, सेल्स लेटर, एक्नॉलेजमेंट लेटर्स, ऑर्डर रिक्वेस्ट लेटर्स, डिमांड लेटर्स, कंप्लेंट लेटर्स, एडजस्टमेंट लेटर्स, क्लेम लेटर्स. तो इंक्वायरी लेटर हम कब लिखते हैं? जब हमने किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, यानी मज़ीद इंफॉर्मेशन लेनी हो, कोई ब्रोशर मंगवाना हो, कैटलॉग मंगवानी हो, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लेनी हो, उसके लिए हम इंक्वायरी लेटर्स लिखते हैं. लाइक देयर इज़ एन एग्जांपल, to whom it may concern with reference to your advertisement in your yesterday's New York Times, could you please send me a copy of your latest catalog. So inquiry कर ली उससे. Then comes sales letters. Sales letters are used to introduce new products to new customers and past clients. New customers को भी भेजे जाते हैं और past clients को भी भेजे जाते हैं. और इसमें obviously जो sales letters हैं उसके अंदर जो है आपने जो प्रॉब्लम्स हैं या जो सॉल्यूशंस हैं वो क्लियरली मेंशन करनी होती हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, किस तरह से सॉल्व करती है, या क्या क्या चीज़ें आपकी प्रोडक्ट कर सकती है. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ सेल्स लेटर.
देन ज़ाहिर बात है, अगर आप इंक्वायरी लेटर लिखते हैं तो एज अ बिजनेस आपको इंक्वायरी लेटर रिसीव होते हैं, तो यू विल रिप्लाई टू एन इंक्वायरी लेटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस लेटर होता है, बिकॉज उसी से ही आपको बिजनेस मिलता है। जितना इफेक्टिव आपका इंक्वायरी लेटर रिप्लाई होगा इंक्वायरी लेटर का, उतने ही चांसेस होंगे कि वो पर्सन आपकी प्रोडक्ट आपसे परचेज करेगा या आपके साथ बिजनेस डील या अग्रीमेंट करना चाहेगा। So successfully replying to an inquiry can help you complete a sale or lead to new sales. Customers who make inquiries are interested in specific information and are excellent business prospects. उन्हें specific information चाहिए होती है, वो इर्द गिर्द की फालतू बातों में interested नहीं होते। So this is an example of a reply. Thank you for your inquiry of 12th September asking for the latest edition of our catalog. We are pleased to enclose our latest brochure. We would also like to inform you that if it is possible to make purchase online at website का address भी दे दिया, and again it is to the point. Then letter of acknowledgement usually legal purposes के लिए लिखे जाते हैं और रिक्वेस्ट भी किए जाते हैं कि भाई हमें लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट दे दें। यानी जब आप कोई चीज़ किसी को प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करते हैं, कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करते हैं, तो आप उसके जवाब में आपको एक लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है। So basically these letters are written to confirm that an order, a complaint or a payment has been received. So date लिखेंगे, name of recipient, position, dear name of recipient, we would like to acknowledge the receipt of, और इस तरह करके फिर आप अपना जो लेटर है, फिर नेम ऑफ सेंडर एंड पे आ जाएगा, पोजीशन इन कंपनी और कंपनी नेम। देन प्लेसिंग एन ऑर्डर, उसमें ऑब्वियसली किसी भी आप बिजनेस पर्सन को लिखते हैं और आप जो भी प्रोडक्ट चाहिए होती है, कितनी चाहिए, कब चाहिए, और पेमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो आप उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्डर लेटर, जिसमें उसने प्रोडक्ट्स भी लिखी हैं, उनकी क्वांटिटी भी लिख दी है, और कैसे पेमेंट करेगा वो इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर इंक्लूड की जा सकती है। देन अगर आपने लेट सपोज के कोई अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क अगर किसी ने किया हो, तो आप उसके ख़िलाफ़ क्लेम करते हैं। लाइक अगर आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाई है एंड दैट प्रोडक्ट इज़ फॉल्टी, आपने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया एंड दैट कंस्ट्रक्शन वर्क वाज फॉल्टी, कोई भी और ऐसा इशू हो, आपने कोई कार ली, कुछ भी लिया और वो सही काम नहीं कर रही, तो आप फिर लेटर ऑफ क्लेम लिखते हैं। और इसी तरह से बिजनेसेस जो हैं वो समटाइम्स मिस्टेक्स भी कर देते हैं, तो वो ख़ुद भी क्लेम एडजस्टमेंट इनिशिएट कर सकते हैं कि भाई हमारी तरफ से गलती हो गई, अब हम आपको ये चीज़ें एज कंपनसेशन ऑफ़र कर रहे हैं। उसका मेन पर्पस क्या होता है, एक तो अपनी गुडविल मार्केट में मेंटेन रखना और दूसरा उस कस्टमर को भी फ्यूचर के लिए रिटेन करना। These are the samples of order letter and claim letter. So first one is order letter, the second one is claim letter. Then come informal letters, किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या एक्वेंटेंस को लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर के पार्ट्स में ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल तो एड्रेस है, रिटर्न एड्रेस और डेट भी होती है उसके अंदर इंक्लूडेड। ओपनिंग होती है यानी सैल्यूटेशन लाइक डियर फादर, नाम भी आप लिख सकते हैं जैसा आपका किसी के साथ रिलेशनशिप हो। बॉडी होगी इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट और फाइनल पैराग्राफ। फिर क्लोजिंग जैसे फ्रेजेस होती हैं, योर्स ट्रूली, योर फ्रेंड, बेस्ट विशेस, विद लव, सिग्नेचर, फर्स्ट नेम ओनली, सिर्फ अपना पहला नाम लिखेंगे और कुछ भी नहीं लिखेंगे बिकॉज द अदर पर्सन नोज यू वेरी वेल। इट इज़ एन एग्जाम्पल लाइक एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, 1 अक्टूबर, बिकॉज जब आप एग्जाम में लेटर लिखते हैं तो आपका जो एड्रेस होता है वो एग्जामिनेशन हॉल होता है। डियर फ्रेंड, माई जॉय न्यू नो बाउंड्स ऑन रिसीविंग योर लेटर येस्टरडे। अब बिजनेस लेटर्स में या फॉर्मल लेटर्स में हमारा जो भी इशू होता है या जिस पर्पज़ के लिए हम लेटर लिख रहे होते हैं, हम डायरेक्टली उससे शुरू करते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स में हम पहले इधर उधर की बातें करते हैं, खुशी हुई मिल के, ये जान के पता चला, वो अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, एंड देन सेकंड पैराग्राफ से हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं जिस पर्पज़ के लिए हमने लेटर लिखा होता है। और फिर लास्ट पैराग्राफ में भी अब इसी तरह की कोई दुआया या इस तरह की कोई बातें करते हैं, देन वी क्लोज इट।
सो ये भी एक डिफरेंस है दोनों में फॉर्मेट के अलावा, कि उसमें हम डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आते हैं और कोई इधर उधर की बात नहीं करते। आई मीन इन फॉर्मल लेटर में हम इधर उधर की बात नहीं करते। इनफॉर्मल लेटर हम हमेशा ग्रीटिंग्स और कम्प्लीमेंट्स और इस तरह की चीज़ों से ही स्टार्ट करते हैं। कि दिस वन वी आर ऑलरेडी डन विद। नाउ कम्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर, दैट इज़ जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन लेटर का पर्पस क्या होता है? सबसे पहला पर्पस तो उसका ये है कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम हमेशा अपने रेज्यूमे या सीवी के साथ भेजते हैं, और इसमें हम इंटरव्यू के लिए भी यूजुअली रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक आई एम अवेलेबल फॉर एन इंटरव्यू एट योर कन्वीनियंस, या अगर आपको कोई स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी टाइम हो तो वो आप उसमें मेंशन कर देते हैं। उसके साथ रेज्यूमे या सीवी लगता है, जो यूजुअली 1 पेज 2 पेज का होता है। रेज्यूमे इज़ यूजुअली सपोज टू बी ब्रीफ। सीवी अगर आपने ज़्यादा डिटेल्स देनी हो तो फिर आप सीवी बनाते हैं, यानी करिकुलम विटाए, फिर आप रेज्यूमे नहीं बनाते। इसके अंदर आपकी एजुकेशन इंक्लूडेड होती है, एक्सपीरियंस, स्किल, अचीवमेंट, सब चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। Now comes the self-assessment questions. Write memo for workshop, complaint letter to Dell, inquiry letter to treat, difference between memo and letter, job application and resume का difference. So these are assessment questions. I hope this unit is also clear. If there is any question, any query, or you want me to elaborate on any section, you can ask. Otherwise, we can end this unit and move on to unit 9.